दोस्तों स्वागत है आपका कैरियर जैक्सन के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं, अपना और अपनों का खूब ख्याल रख रहे हैं और हमारे कैरियर जैक्सन से के साथ आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा हुआ है। ज्योग्राफी की कंटिन्यूअस क्लास चल रही है और लास्ट जो क्लास थी उसमें हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर का विशाल मैदान, और उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन हम लोगों ने पढ़ा था। पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर के विशाल मैदान को हमने प्रादेशिक आधार पर पढ़ा था और उच्चावच के आधार पर पढ़ा था। भांवर, खादर, तराई, बांगर और डेल्टा प्रदेशों में, ठीक है। और प्रादेशिक विभाजन के आधार पर पंजाब का मैदान हम लोग पढ़ चुके हैं और आज जो चर्चा की जाएगी, आज की जो क्लास होगी वो होगी गंगा का मैदान। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा के मैदान के बारे में, जानने का प्रयास करेंगे गंगा का मैदान कैसे विस्तृत है, उनको किन किन आधारों पर डिवाइड किया गया है, ठीक है, और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या महत्व है, ठीक है। ये सारी बातें आज की क्लास में चर्चा किया जाएगा, विस्तृत रूप में चर्चा किया जाएगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं अपने और हम लोग पढ़ते हैं गंगा का मैदान, जानने समझने का प्रयास करते हैं। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, ध्यान दीजिए, गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदानों को तीन प्रकार से बांटा गया है। गंगा के मैदानों को तीन प्रकार से बांटा गया है। इनको एक है ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। इस बात को अभी हम लोग फिगर में भी देखेंगे। निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। चलिए, इस ऊपरी गंगा के मैदान को दो मैदानों में डिवाइड किया गया है। दो मैदानों में एक है रोहलखंड का मैदान, रोहलखंड का मैदान। एक पार्ट है इसका अवध का मैदान। इस मध्य गंगा के मैदान को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक है पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और दूसरा है बिहार का मैदान। तो मध्य गंगा में दो मैदान आते हैं। मध्य गंगा के मैदान में दो मैदान, पूर्वी गंगा का मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और बिहार का मैदान। ये जो बिहार का मैदान है, इसके तहत आपको तीन मैदान पढ़ने हैं। तीन मैदानों को बांटा गया है। इस बिहार के मैदान को जो उत्तर में बिहार का है, जो उत्तरी बिहार है, उसका नाम है सारण का मैदान। एक है मगध का मैदान और एक है मिथिला का मैदान। ये हो गया मिथिला का मैदान। और जो निचली गंगा है, इस निचली गंगा को बांटा गया है पश्चिम बंगाल के मैदान के में। पश्चिम बंगाल का मैदान, पश्चिम बंगाल का मैदान। ये गंगा के मैदान का विभाजन है। कैसे आपको पढ़ना है, कितने टर्म में पढ़ना है, एक बार देखिएगा। गंगा के मैदान को ऊपरी गंगा,
मध्य गंगा और निम्न गंगा में बांटा गया है। ये जो ऊपरी गंगा है इसके तहत दो मैदान हैं। अभी मैं आपको इसको फिगर में ड्रा करके दिखा रहा हूं, आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। रोहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान। आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोहेलखंड का जो मैदान है ये गंगा के किस मैदान में है? ऊपरी गंगा के भाग में है, मध्य गंगा के भाग में है या निम्न गंगा के भाग में है? तो रोहेलखंड और अवध का जो मैदान है ये ऊपरी गंगा के मैदान का भाग है। मध्य गंगा के मैदान में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, और आप सब जानते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोंडा, गोरखपुर, बस्ती, बलिया, ये सब पूर्वी यूपी ईस्ट हैं। तो जो यूपी ईस्ट के मैदान पड़ेंगे वो सबके सब मध्य गंगा में हैं। और फिर बिहार का जितना पूरा एरिया, गंगा जहाँ जहाँ बिहार से गुजरेंगी वहाँ वहाँ जो मैदान का निर्माण होगा उनके द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से जो मैदान निर्मित होगा उसे बिहार का मैदान कहेंगे। अब बिहार का जो उत्तरी भाग है वह सारण का मैदान है। बिहार के मध्य वाले भाग में आपको मगध का मैदान मिलेगा और बिहार के पश्चिमी वाले भागों में आपको मिथिला का मैदान मिलेगा। और गंगा का जो सबसे निचला मैदान है वो कहाँ मिलेगा? आपको पश्चिम बंगाल के मैदान में मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर जरूर इस बात को आप याद रखिएगा। और आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऊपरी गंगा का मैदान की विशेषता क्या है, मध्य गंगा के मैदान की विशेषता क्या है और गंगा के मैदान की विशेषता क्या है, पहले यही समझेंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए, और गंगा के मैदान का हम लोग विशेषता देखते हैं। अभी इनको मैं आपको फिगर में ड्रा करके दिखाऊंगा, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। तो गंगा के मैदान के बारे में सबसे पहले आप फैक्ट जानकारी देख लीजिए कि गंगा के मैदान के बारे में। चलिए, ये देखिएगा, गंगा का मैदान। ठीक है, चलिए, पहली विशेषता इसकी समझिएगा। गंगा के मैदान की पहली विशेषता समझिएगा कि जो गंगा का मैदान है, ये जो गंगा का मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी संरचना कैसी है? तो गंगा के मैदान की रचना अग्रत में हुई है। अब मैं आपको अग्रत बताता हूं। गंगा के मैदान की रचना अग्रत में हुई है, यानी गंगा के मैदान की रचना कैसे हुई है? अग्रत। इस अग्रत को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं फॉर डीप। फॉर डीप में हुई है। अब ये फॉर डीप क्या है इसको आप एक फिगर से समझिएगा। चलिए, यह एक हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये छोटा सा फिगर है और इस वाले एरिया को आप समझिए, ये पूर्वोत्तर भारत है, ये सॉरी प्रायद्वीपीय भारत है। ये आपका ये प्रायद्वीपीय भारत है आपका। और ये कुछ इस तरह हिमालय विस्तृत हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं आप। ये हिमालय है। ये अग्रत क्या है, ये अग्रत की संरचना क्या है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हिमालय हो गया। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय। अग्रत क्या है कि जब ये हिमालय विस्तृत हुआ, जब हिमालय बना तो हिमालय के विस्तार को, इस हिमालय के विस्तार को प्रायद्वीपीय भूखंड ने रोक लिया। समझ रहे हैं आप? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत जब गोंडवाना लैंड से, जब अफ्रीका से टूटकर प्रायद्वीपीय भारत 33 सागर में जाकर टकराया था तो क्या हुआ? हिमालय का उत्थान हुआ। तो जब हिमालय बढ़ना चालू हुआ, जब हिमालय का विस्तार होना चालू हुआ तो इस हिमालय के दक्षिणी विस्तार को प्रायद्वीपीय भारत ने क्या किया? रोक लिया। यानी हिमालय के विस्तृत, हिमालय के दक्षिणी विस्तार को प्रायद्वीपीय भारत ने रोक लिया। और ये जो बीच वाली स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, ये जो बीच में स्पेस बना, ये स्पेस, ये दिख रहा है आपको, दिस एरिया,
यही बीच में क्या हुआ, खाली स्थान हुए, और यही खाली स्थान, ये खाली स्थान कैसे बने, जरा ध्यान से देखिए। ये मान लेते हैं कुछ इस तरह, ये प्रायद्वीपीय भारत, ये देखिएगा। अब जब यहां खाली स्थान हुआ तो यहां से इस प्रायद्वीपीय, इस हिमालय से नदियां उतरी, यानी गंगा। अब इस गंगा की अनेक सहायक नदियां आई, ये मान लेते हैं गंगा नदी हो गई है। तो जब गंगा और इसकी सहायक नदियों ने, जब गंगा तथा इसकी सहायक नदियों ने, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों ने निक्षेपण किया किसका, जलोढ़ मिट्टी का, तो ये बीच में क्या बना, ये क्या बना, गंगा का मैदान बना, मैदान बना। समझ पाए आप? अग्रत क्या चीज है, ये अग्रत क्या चीज है, इस फिगर से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप यदि आपको जरा सा भी डाउट हुआ हो अग्रत के बारे में, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, जरूर बताइए, ठीक है। आपकी समस्या का सलूशन किया जाएगा। फिर से देखिएगा एक बार, गंगा के मैदान की रचना कैसे हुई है, अग्रत में हुई है। अग्रत का मतलब यह है कि जब हिमालय का दक्षिणी विस्तार रुका, किसके कारण, प्रायद्वीपीय भूखंड के कारण जो रुका, तो बीच में जो स्पेस आ गया, इस स्पेस आने में जो हिमालय से नदियां आई और गंगा की जो सहायक नदियां आई, इन्होंने क्या किया, निक्षेपण किया, यानी अपने साथ जो अवसाद लाया उसका फैलाव किया, और उसके फैलाव होने के कारण क्या हुआ, गंगा के मैदान का क्या हुआ है, निर्माण। क्या आपको ये फिगर समझ में आई? चलिए नेक्स्ट बात, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई पूरी, अग्रत क्या चीज है और कैसे बना हुआ है। तो गंगा, अगर आप, ये सवाल कई बार अच्छे एग्जामों में आपसे पूछे जाएंगे कि गंगा की रचना कैसे, गंगा के मैदान की रचना कैसे हुई है, ठीक है। तो ये अग्रत में हुई है। अग्रत आप जानते हैं कि हिमालय के दक्षिणी विस्तार को प्रायद्वीपीय भारत ने क्या किया, रोक लिया। फिगर आपके सामने है, ठीक है। चलिए, ये फर्स्ट जानकारी। अगला फैक्ट जानकारी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, गंगा का जो मैदान है, मैदान का विस्तार लगभग 3,57,000 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, ये हो गया। अगली बात समझिए आप, इसकी जो लंबाई है कि मैदान की पूरब से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर में यह विस्तृत है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में नहीं, पूरी इसकी एरिया, और ये लगभग है। आगे देखिए, इस गंगा के मैदान की जो औसतन चौड़ाई है, जो औसतन चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक गंगा के मैदान की क्या है, औसतन चौड़ाई है। ठीक है, आगे बात समझिएगा। इस गंगा के मैदान में जो पुरानी नदियां बहती हैं, गंगा के मैदान में पुरानी अफवाह, जो पुरानी अफवाह है, नदियां का जो आसपास का एरिया, जहां नदियां अपना मार्ग छोड़ दी हैं, जो गंगा के
जो गंगा के मैदान में पुरानी अफवाह हैं, इन नदियों का जो पुरानी अफवाह है, जहाँ नदियाँ बह रही हैं, उन क्षेत्रों के आसपास, नदियों वाले क्षेत्रों को, जो गंगा की पुरानी नदियाँ हैं और उन नदियों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, गंगा के मैदान के जो आसपास के क्षेत्र हैं, उन नदियों को बील कहा जाता है। उन नदियों के उस भाग को बील कहा जाता है, बील कहा जाता है। ठीक है, ठीक। गंगा के मैदान में जो पुराने अफवाह हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्हील कहा जाता है। ठीक है, तो ये गंगा के मैदान के बारे में कुछ फैक्ट जानकारियां हो गई। आइए, गंगा को कितने आधार पर, ऊपरी गंगा, निम्न गंगा और मध्य गंगा के आधार पर बांटा गया है। तो आइए देख लेते हैं अब ऊपरी गंगा का मैदान, कि ऊपरी गंगा का मैदान कैसे विस्तृत है। तो पहले एक बार आप लोग फिगर पर गंगा को देखिएगा कि कैसे गंगा बही है और ऊपरी गंगा को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। चलिए ये देखिएगा, ये एरिया क्या है? हिमालय। हम इसको हिमालय, ये है क्या? हिमालय। ठीक, ये हिमालय हो गया। ये जो उत्तराखंड वाला पार्ट है, यहीं से एक नदी निकल रही है जिसका नाम क्या है? गंगा है। ये गंगा बह रही है। ठीक है, ये जो गंगा है, अब इसके साथ ही यहीं उत्तराखंड के पास से एक नदी निकलेगी जिसका नाम यमुना हो जाएगा। ये क्या हो गया? गंगा। ये एरिया क्या हो गया है? गंगा। ये कौन सी नदी? गंगा हो गई। और ये क्या हो गया? यमुना हो गया। ध्यान दीजिए, इस यमुना तक के, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगा का वो मैदान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पहले आप समझ लीजिएगा कि गंगा का मैदान किन किन राज्यों में विस्तृत है। तो गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में विस्तृत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में विस्तृत है। तो जो ऊपरी गंगा है, गंगा के ऊपरी गंगा का मैदान, यानी लगभग इलाहाबाद के ऊपर वाली, यानी यूपी वेस्ट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग क्या मिलेगा आपको? ऊपरी गंगा का मैदान मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, इस जो ऊपरी गंगा का मैदान है, यहाँ थोड़ा पानी का ठहराव जब कम होगा, और पानी ठहराव कम होगा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या गंगा के ऊपरी गंगा के मैदान में सबसे बेहतर किसकी खेती होती है? गेहूं की खेती अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से नदियां आ रही हैं। तो जो ऊपर का, जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पानी का थोड़ा ठहराव कम होगा, और जब पानी ठहराव कम होगा तो गेहूं क्या होंगे? अच्छे फसल पैदा होंगे। ठीक है, आगे बात देखिएगा। ये जो बिहार है मिथिला तक, समझिएगा, बिहार के मिथिला तक ये हो गया इलाहाबाद। इलाहाबाद फैजाबाद से जैसे गुजरेंगे आप, और जहां तक आप जाएंगे बिहार तक, यानी मिथिला बिहार तक, ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? ये एरिया क्या कहलाएगा? मध्य गंगा का मैदान। और जैसे पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे हम, पश्चिम बंगाल में क्या कहलाएगा? निम्न गंगा का मैदान। तो मध्य गंगा का मैदान क्या हो जाएगा? ये देखिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद पूरा यूपी ईस्ट और पूरा बिहार किस में आएगा? मध्य गंगा के मैदान में आएगा। और पूरा पश्चिम बंगाल किस में आएगा? निम्न गंगा के मैदान में आएगा। गंगा के सर्वाधिक पानी का ठहराव कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में। और पानी सबसे अधिक किसके लिए? चावल के लिए जरूरी है। और हम सब जानते हैं भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। क्योंकि निम्न गंगा अपने साथ जो जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं, तो वहाँ जाकर निक्षेपण करती हैं, और यहाँ पानी ज़्यादा ठहरता
है और पानी ज़्यादा ठहरने के कारण क्या होता है, यहाँ चावल पैदा होता है, इसीलिए पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल पैदा होता है। तो निम्न गंगा में चावल की खेती अच्छी की जाती है, जबकि मध्य गंगा में चावल गेहूं और गन्ने तीनों की खेती अच्छी होती है, और ऊपरी गंगा में अधिकतर गेहूं की खेती क्या होती, अच्छी होती है। तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा, ऊपरी गंगा हो जाएगा, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, मध्य गंगा हो जाएगा, और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, निम्न गंगा हो जाएगा। क्या आप बात समझ पाए हैं, क्या आप बात समझ पाए हैं? ठीक है। ये जो ऊपरी गंगा है, इसके बीच का ये जो मैदान बन रहा है, इसी मैदान को गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, गंगा के पूरे मैदान को गंगा यमुना का दोआब नहीं कहा जाता है। ऊपरी गंगा का जो मैदान है, यही गंगा यमुना का क्या है, दोआब है। ठीक है, चलिए इनकी विशेषता समझ लेते हैं हम, ऊपरी गंगा और मध्य गंगा। तो पहला टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग, ऊपरी गंगा का मैदान कैसे विस्तृत है। ठीक है, आइए चलिए, इसको आप अपने समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ऊपरी गंगा का मैदान समझिएगा आप लोग। गंगा के मैदान में पहला टॉपिक पढ़ लेते हैं, इधर ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। तो इस मैदान का जो मुख्यतः विस्तार है, इसका विस्तार मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। इसका विस्तार मुख्यतः कहां है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। आगे ध्यान समझिएगा, इस मैदान की जो प्राकृतिक सीमा बनाती है, इसकी प्राकृतिक सीमा, इसकी जो प्राकृतिक सीमा है, यमुना नदी बनाती है। ठीक, अभी आपने देखा था इसका कौन, यमुना नदी बनाती है। ऊपरी गंगा के मैदान में मुख्यतः गेहूं की खेती की जाती है। यानी इन मैदानों में मुख्यतः गेहूं की खेती अच्छी पैदा होती है, यानी गेहूं की फसल लगभग मतलब इस ऊपरी जो गंगा है, ये गेहूं की फसल के लिए क्या है, ये उपयोगी है। अगली बात समझिएगा, ऊपरी गंगा का जो मैदान है, इसमें अधिकतर बांगर क्षेत्र मिलते हैं, और बांगर और खादर की मात्रा में बांगर का उपयोग अधिक है, कि आपको पहले पढ़ा चुके हूं मैं। ध्यान समझिएगा, आप पहले पढ़ चुके हैं, भांवर, तराई, खादर और बांगर। जितना नीचे आएंगी उतना भांवर क्षेत्रों का निर्माण क्या होगा, कम होता जाएगा, और खादर क्षेत्रों का निर्माण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ऊपरी गंगा का जो मैदान है, इसी को गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है। ठीक है, और ये ऊपरी गंगा का मैदान मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है, विस्तृत है। लगभग इलाहाबाद के आसपास तक आएंगे तो आपको ये ऊपरी गंगा का मैदान विस्तृत मिलेगा। ठीक, चलिए मध्य गंगा की बात करते हैं। मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, चलिए ये देख लीजिएगा, मध्य गंगा का मैदान। तो सबसे पहली बात, मध्य गंगा का जो मैदान है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यानी इसका विस्तार पूर्वी उत्तर
उत्तर प्रदेश, इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में, इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। अगली बात समझिए आप इसमें, गंगा के मध्य मैदानों में खादर की सबसे अधिक भूमिका गंगा के मध्य मैदान में मिलती है। यानी गंगा का जो मध्य का मैदान है, यानी मध्य गंगा के मैदानों में चावल, गेहूं, चावल, गन्ना और गेहूं की खेती की जाती है। खेती यानी ये जो खेत, ये जो मध्य गंगा का मैदान है, यानी यहां खादर भूमि अधिक पाई जाती है। मध्य गंगा में, ऊपरी गंगा की तुलना में मध्य गंगा में खादर की मिट्टियां अधिक विस्तृत हैं और खादर मिट्टी क्या है, अधिक उपजाऊ होते हैं कृषि के लिए। ठीक है, चलिए अगली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। मध्य गंगा के मैदान में ही, मध्य गंगा के मैदान में नदियां बिसर्प आकार बनाती हैं। नदियां बिसर्प आकार बनाती हैं और यही बिसर्प आकार बनाने के कारण यहीं पर इसी मध्य गंगा में गोखुर झील पाए जाते हैं। गोखुर झील, गोखुर झील पाए जाते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं कि गोखुर झील क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप जरूर पेन डाउन कीजिएगा कि गोखुर जो गोखुर झील है ये गंगा के किस मैदानों में पाए जाते हैं। तो गंगा के मध्य मैदानों में गोखुर झील पाए जाते हैं। अभी इसको हम लोग फिगर पे समझने का प्रयास करेंगे कि गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है, बिसर्प आकार में नदियां कैसे बहती हैं। ठीक है, और बिसर्प आकार के कारण गोखुर झीलों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ये बात देखिए, गोखुर झील कैसे बनता है। गोखुर झील ये कैसे बनता है, मध्य गंगा में कैसे पाए जाते हैं। नदियां बिसर्प कुछ इस आकार में, ध्यान समझिएगा, कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी दाएं तो कभी बाएं, ये दायां ये बायां मान लेते हैं। ये बायां क्षेत्र हो गया, ये लेफ्ट और राइट हो गया। ठीक है, कभी दाएं तो कभी बाएं, ये मान लेते हैं लेफ्ट हो गया और ये मान लेते हैं राइट हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिए आप, जब नदियां कभी दाएं और बाएं बहती हैं, जब नदियां कभी दाएं और बाएं बहती हैं तो कभी दाएं कभी बाएं, कुछ समय बाद क्या होता है, इनका आकार सीधा हो जाता है। तो जब दाएं और बाएं गई तो जो यहाँ जल छूट गया, यहाँ जो अवशिष्ट भाग छूट गया, यहाँ जो अवशिष्ट भाग छूट गया, या फिर यहाँ जो अवशिष्ट भाग छूट गया, ये बिसर्प आकार के कारण जो अवशिष्ट भाग छूट गया, ये जो अवशिष्ट भाग छूट गया, इसी अवशिष्ट भाग में जो जल बचता है, यही जल गोखुर झील कहलाता है। गोखुर झील कहलाता है। यानी नदियां जब बिसर्प आकार में दाएं और बाएं बहती हैं तो दाएं और बाएं बहने के कारण जब जल दूर तक फैलता है, तब जो जल जाकर जमा हो जाता है उसके अवशिष्ट पार्ट में, वही क्या होता है, गोखुर झील होता है। तो मध्य गंगा के मैदानों में गोखुर झील पाए जाते हैं। मध्य गंगा के मैदानों में
गोखुर झील पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बात आप जरूर याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा के किन मैदानों में गोखुर झील का निर्माण होता है और किसके कारण होता है? नदियों के सर्पनुमा आकृति के कारण। एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है कि नदियां गंगा के किस मैदानों में विसर्प आकार बनाती हैं? तो किस मैदान में? गंगा के मध्य मैदान में। ठीक है, चलिए। निम्न गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल में विस्तृत है, आप समझ ही चुके हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? चावल के खेती के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, तो ये हो गया गंगा के मैदान के बारे में पूरी जानकारियां। ठीक है, आगे बात, गंगा के मैदानों को हम लोगों ने उत्तर के विशाल मैदानों को पढ़ा था। किसके बारे में? प्रादेशिक विभाजन के आधार पर पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब के मैदानों में दोआब पढ़ा गया है। गंगा के मैदानों में गंगा 3 प्रकार, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, गोखुर झीलों का निर्माण कहाँ होता है? मध्य गंगा के मैदानों में होता है। ठीक, अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे जो है राजस्थान के मैदान, उन कैसे विस्तृत हैं, उनकी क्या विशेषता है। ठीक है, तब तक अगर आपको कोई समस्या है कमेंट बॉक्स ओपन है, अपना सुझाव जरूर दें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।